गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्लानिंग की पढ़ ली थी। प्लानिंग का मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। आज जो हम रीड करेंगे वो करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या संबंध है? देखिए, प्लानिंग जो आपने पढ़ा, प्लानिंग क्या पढ़ा कि प्लानिंग आपका मैनेजमेंट का होता है फर्स्ट फंक्शन, और कंट्रोलिंग आपका मैनेजमेंट का कौन सा होता है? फिफ्थ फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से फिर क्या हो जाती है? प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? दोनों कनेक्ट होते हैं। और कैसे कनेक्ट होते हैं? इन दोनों के बीच इंटरडिपेंडेंस है और इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस भी है। तो रिलेशनशिप में हम दोनों चीज़ें डालेंगे कि एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं और एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, there is a deep relationship between controlling and planning function of the management, showing the importance of their relationship. It is generally said that the planning is meaningless without controlling and controlling is blind without planning. Planning meaningless है क्योंकि अगर आपने प्लानिंग कर ली और कंट्रोल नहीं करा तो प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कंट्रोलिंग ब्लाइंड है, आप किसी चीज़ को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं है। ठीक है, तो बोथ एस्पेक्ट हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे पहले है प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। आपने प्लानिंग कर लिया, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं तो क्या वो चीज़ करना, प्लानिंग करना सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इट हैज़ बीन सेड दैट द प्लानिंग कैन सक्सेसफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोलिंग. It means that if the control is not present, it is useless to have planning. अगर आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है तो उसके बारे में प्लान करना क्या होता है? यूजलेस होता है। If the process of controlling is taking away from the management, no person working in enterprise will take it seriously to work according to the plan. Consequently, the plan is fail. क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट में से कंट्रोलिंग हटा देंगे तो कोई भी जो एम्प्लॉई है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो प्लानिंग करना फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या है? कंट्रोलिंग इज़ विदाउट प्लान। देखो, कंट्रोलिंग के लिए ज़रूरी होता है स्टैंडर्ड होना। आप जब इसका प्रोसेस पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड होना ज़रूरी होता है। और स्टैंडर्ड का किससे बनते हैं? जो आपने प्लान किया। जैसे मान लीजिए आपने प्लान किया है कि हमें 1 साल में 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो हर दिन के, महीने के स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं किससे? प्लानिंग के थ्रू। तो स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो कंट्रोलिंग क्या है? ब्लाइंड है। Under the system of controlling, actual work performance with the standard. If standards are not determined, there is no justification left for control, and standards are determined under planning. Standard कहाँ decide किए जाते हैं? planning में. Therefore, it is said that the controlling is blind without planning. अच्छा, इन दोनों में difference क्या है? Planning है looking ahead, where controlling है looking back. प्लानिंग और कंट्रोलिंग इनकम्प्लीट, इनफेक्टिव है विदाउट ईच अदर, डिपेंड है ईच अदर पर, बट इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड वेयर कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक। प्लान्स जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं फ्यूचर के लिए। डिटरमाइन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेट डाउन। ऑन द कॉन्ट्री, जो आपकी कंट्रोलिंग है वो क्या है? लुकिंग बैक है, यानी कि पीछे की तरफ देखना है। हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। कंट्रोलिंग जो काम कर चुके हो उसको नापना कि वो एक्चुअल वर्क कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ, ताकि भविष्य में उसको सही किया जा सके। तो प्लानिंग क्या है? आगे की तरफ देखना, और कंट्रोलिंग क्या है? पीछे की तरफ देखना। इन दोनों में डिफरेंशिएटेड रिवर्स पोजीशन भी कह सकते हैं। जैसे प्लानिंग इज़ लुकिंग बैक वेयर एज कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग अहेड। देखो, इस लाइन को इन्होंने अपोजिट बना दिया। क्यों बना दिया? प्लानिंग इज़ कॉल्ड लुकिंग बैक बिकॉज द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। प्लानिंग किसके बेस पे की जाती है? जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उनके बेस पे की जाती है। और कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? वर्क को इवेलुएट किया जाता है जो पास्ट में किया है, लेकिन जो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, जो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, वो किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? बैक, लुकिंग बैक, जबकि कंट्रोलिंग क्या है? लुकिंग अहेड। तो इन दोनों लाइनों में क्या है? अगर प्लानिंग आगे की तरफ देखती है तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग में फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है। कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखती है, क्योंकि कंट्रोलिंग में उस चीज़ को मेज़र किया जाता है जो आपने पास्ट में की है,
और इस लाइन को अगर हम अपोजिट करते हैं कि प्लानिंग पीछे की तरफ देखना है, क्योंकि जब प्लान बनाए जाते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के प्लान बनाए जाते हैं। और कंट्रोलिंग आगे की तरफ देखना क्यों है, क्योंकि कंट्रोल आप क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन जो उसके लेंगे वो किसके लिए लेंगे, फ्यूचर को करेक्ट करने के लिए लेंगे। ठीक है, आ गई होगी बात समझ। एक इसका डिफरेंस सिंपल है, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। अगर हम सीक्वेंस में देखें तो प्लानिंग फर्स्ट है और कंट्रोलिंग लास्ट है। इसके बाद है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखिए 5 स्टेप होते हैं कंट्रोलिंग में। सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, फिर जो एक्चुअल काम किया है उसको मेज़र किया जाएगा, फिर दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, डेविएशंस का एनालिसिस किया जाएगा। डेविएशंस का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो अंतर होता है उसका पता लगाया जाता है, और फिर क्या लिए जाते हैं, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो सेटिंग स्टैंडर्ड, मेज़र द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनको कंपेयर करना, डेविएशन को एनालिसिस करना। डेविएशन में फिर पॉइंट है कि स्टैंडर्ड प्राप्त किए या नहीं, डेविएशन जो आई है, अंतर जो आया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल थे या नहीं थे, और स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिवाइज़ करना। फिर करेक्टिव एक्शन में ये देखा जाता है, अगर स्टैंडर्ड अटेन कर लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड आपके एक्सेप्टेबल है, आइडेंटिफाई द कोज ऑफ डेविएशन, यानी कि जो अंतर है फिर उसके कारणों का पता लगाया जाता है, और फिर करेक्टिव परफॉर्मेंस की जाती है। ये है आपका पूरा क्या, कंट्रोलिंग प्रोसेस। और अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँ अगर मैं इस प्रोसेस का, तो मान लीजिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए 1000 यूनिट, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो 900 यूनिट, अंतर निकाला, दोनों को कंपेयर करा तो कितना आया, 100 का। फिर ये देखना ये 100 यूनिट का अंतर किस कारण से आया है, भाई लाइट चली गई, वर्कर ने लॉकडाउन कर दिया, या मशीन ख़राब हो गई, या वर्करों ने अपना काम अच्छे से नहीं करना, उस डेविएशन का पता लगाना। या ये देखना कि जो 1000 यूनिट तुमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कहीं वो स्टैंडर्ड ही तो गलत नहीं है। ठीक है, और फिर अगर सब कुछ पता लग जाएगा उसके बाद अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो वो सुधारात्मक कार्रवाई करना क्या है, आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अब देखिए डिटेल में, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू सेट द परफॉर्म स्टैंडर्ड, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड नहीं होंगे तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर ओनली स्टैंडर्ड टेल द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट फॉर देयर डेस्टिनेशन। ए मैनेजर इवेलुएट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टैंडर्ड एंड फाइंड आउट द डेविएशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं। 2 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो नाम से समझ में आ गया, क्योंकि 100 यूनिट बाय लेबर इन ए डे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपये, तो ये क्या होते हैं, क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन कुछ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी होते हैं। दे आर स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी शोन इन फिगर्स, इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, मेजरिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, और इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। इसको मेज़र करने के लिए हम इनडायरेक्ट तरीके अपनाएंगे, जैसे लेबर की टर्नओवर रेट क्या रही, वो अपसेंट रेट क्या रही, डिस्प्यूट रेट क्या रही, हैव गॉट टेकन इनटू कंसिडर इन दिस द रेट ऑल 3 इज़ लोअर, इट कैन बी सेट देयर सेट बी इंक्रीज इन मोरल। अगर ये तीनों रेट कम है, यानी कि लेबर बार बार हमारा काम छोड़ के नहीं जा रही, लेबर अपसेंट भी नहीं रह रही, उनके बीच झगड़े भी बहुत कम हो रहे हैं, तो अगर ये तीनों लो है तो हम ये मानते हैं कि हाँ हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो मोराल है वो क्या है, हाई है। तो ये आपका क्या होगा, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होगा, वो आपका क्वांटिटी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बेसिस बता रखे हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। क्वांटिटी जैसे प्रोडक्शन की, सेल्स की, स्टॉक की। क्वालिटी जैसे आपने करी फिनिश्ड गुड्स, कस्टमर सर्विसेज, एम्प्लॉयज़ मोरल। टाइम स्टैंडर्ड, भाई कितना टाइम कंज्यूम होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। और कॉस्ट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, लेबर, मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस की क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, फिर एक ये बता रखा है फंक्शनल एरिया ऑफ स्टैंडर्ड, यही है कि प्रोडक्शन में आप क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट और इंडिविजुअल प्रोडक्शन कर सकते हैं। मार्केटिंग में सेल्स वॉल्यूम, या आप रीड आउट कर लीजिए बस। आपको कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जिसको ईजिली ऑब्टेन किया जा सके, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त किया जा सके। स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी कि कैन बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ सिचुएशन। स्टैंडर्ड सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है,
और डाइवेशन टॉलरेंस लिमिट शुड आल्सो बी क्लैरिफाइड वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड। भाई डाइवेशन आप कितना झेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया 2000, तो आपने लिमिट बता दी कि अगर 1950 तक डाइवेशन है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेंट कर सकते हैं। मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आज हम इसके 2 ही पॉइंट करेंगे, फिर जो पॉइंट है वो हम बाद में करेंगे। मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या आता है, सेकंड स्टेप जो होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, जो एक्चुअल में काम किया है, वर्कर्स ने जो काम किया है उस काम को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है कि वो काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। एक क्वेश्चन आता है कि मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क अराइज वाइदर द मेज़रमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी डन ओनली आफ्टर द एक्चुअल वर्क इज़ completed, it can be measured during the course of completion. It reply this question, it is appropriate to say that the progress of to be measured in both situation. अब मेज़रमेंट के लिए 2 चीज़ है कि आप या तो बीच में मेज़र करें या काम पूरा होने के बाद। फर्स्ट, व्हेन वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी असर्टेन थ्रू द मीडियम ऑफ सुपरविजन वाइदर द वर्क इज़ प्रोग्रेसिंग इज़ गुड स्पीड और नॉट। अगर पहला वाला ऑप्शन ले रहे हैं कि आप काम करते वर्क इन प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग उसको अगर आप मेज़र कर रहे हैं, तो आपको सुपरविज़न की सहायता लेनी चाहिए कि काम प्रोग्रेस सही हो रहा है या नहीं, और अगर कुछ दिक्कत आ रही है, नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसको इमीडिएटली क्या करना, अवॉइड करना। और सेकेंडली, जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, इन दिस केस करेक्टिव एक्शन, इन दिस केस नेगेटिव रिजल्ट कैन बी टेकन फ्यूचर वर्क के लिए। अगर आपका एक सेट पूरा हो गया है और उसमें अगर कुछ कमी आई है तो आप फ्यूचर वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटली क्या करनी चाहिए, इसको प्रिपेयर करना चाहिए, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे इसको प्रिपेयर करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर मेजिंग प्रोग्रेस शुड बी सेम एज वेल एज अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड, यानी कि उसी हिसाब से मेज़र करने चाहिए जिस हिसाब से आपने स्टैंडर्ड मेज़र करे हैं। प्रोग्रेस मेजर सिस्टम शुड बी क्विक एट द पॉइंट ऑफ डेविएशन। प्रोग्रेस जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्विक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि डेविएशन का सही पता लगाया जा सके। तो आप अभी इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे और हम इसको अपने चैप्टर को मंडे को पूरा करेंगे, ठीक है। और देखिए अभी आप लोग अपना बिज़नेस स्टडी पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ख़त्म होते ही मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊँगी, ठीक है।